नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पिथौरागढ़ वन विश्राम गृह में जनपद के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और एनसीसी कैंडिडेट्स के छात्र छात्राओं से वार्ता की। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। वार्ता के दौरान छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए राज्य सरकार के बेहतर प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं छात्र छात्राओं ने अपने अपने विद्यालयों में संबंधित समस्याएं भी बताई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुविधाओं को लेकर कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पिथौरागढ़ स्थित विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जनपद में जो निर्माण कार्य गतिमान है उसे तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पीएमजीएसवाई और एनएच के अधिकारियों को सड़क निर्माण और सड़क चौड़ीकरण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का भ्रष्टाचार को लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में कमीशन खोरी जोरों पर चल रही थी, लेकिन यह और ज्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत जगह बताते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी कमीशन कुछ नहीं होता। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब वहां 20% कमीशन किया गया था और अलग होने के बाद हमको कमीशन खोरों छोड़कर 0 पर लाना चाहिए था, लेकिन उत्तराखंड में भी 20% कमीशन खोरी जो है वो शुरू की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसी के साथ किसी को दोषी नहीं किया जा सकता है। यह मानसिकता है, इसे ठीक करने की जरूरत है। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संसाधन, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य रहा। अरे मैं इस बात को मैं बार बार भी कहता हूँ और कहा भी मैंने, और इसके लिए मैं किसी को दोषी ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति तो दोषी नहीं है। ये मैं कहूँ साहब कोई, तो ये मानसिकता है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है। यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही
उतने दोषी हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन हुआ। सेमिनार के आयोजक प्रोफेसर DSM नेगी ने बताया कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड के जिन लोगों का योगदान रहा, उनके परिजनों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में एक संग्रह कर इतिहास का दर्जा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भाग लिया और उन सभी परिजनों को सम्मानित कर एक नई पहल कर आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बनाया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून के न्यायालय परिसर में जिला और सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक अदालत हेडक्वार्टर के अलावा तहसील स्थित न्यायालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें वैधानिक मामले, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले और भी कई तरह के मामले का निस्तारीकरण किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में न केवल जो न्यायालयों से लंबित मामले हैं, बल्कि वह मामले भी किए जा रहे हैं जो न्यायालय में नहीं आए हैं। लोक अदालत हेडक्वार्टर के अलावा हमारे जितने भी तहसील स्थित न्यायालय हैं, उनमें भी आयोजित की जा रही है। इसमें फौजदारी के शमनीय मामलों के अतिरिक्त दीवानी प्रकृति के मामले, विवाह के पक्षकारों के मध्य वैवाहिक मतभेद से उत्पन्न मामले, छोटे प्रकृति के चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले और श्रम, इस तरीके के मामलों को नियत किया गया है। इस लोक अदालत में न केवल जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं वो लिए जा रहे हैं, बल्कि वो मामले भी लिए जा रहे हैं जो अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं, यानी प्री लिटिगेशन के मामले। हमें उम्मीद है कि प्री लिटिगेशन के 3-4 हज़ार मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो जाएंगे। उसी प्रकार से न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं, उन मामलों में भी हमारे अपेक्षा है कि 1000 से अधिक मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित हो जाएंगे। अभी तक जो निस्तारण हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण मामला 7 साल से पुराना किराएदार और मकान मालिक के मध्य का विवाद था, वो आज अपील के स्तर पे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हो गया है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना के भी 20 से अधिक मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज निस्तारित हुए हैं। साथ ही साथ जो छोटे मोटे ऋण के मामले हैं, उन मामलों के भी बहुत सारे मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज निस्तारित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत सारे लोगों को इस राष्ट्रीय। उत्तराखंड के धर्म नगरी हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। अभी तक जिले में डेंगू के मरीज का आंकड़ा 213 तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में डेंगू से पीड़ित लोगों की मौतें भी हो रही है। लक्सर तहसील के बसेड़ी खादर में सैकड़ों के लोग डेंगू से पीड़ित हैं और गांव के 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि जल्द ही स्थिति नियंत्रण कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का कहर ज्यादा सामने आ रहा है। डेंगू से प्रभावित इलाकों में लगातार फंगिंग करवाई जा रही है और नियमित कैंप लगाकर मरीजों की जाँच की जा रही है। इसी के साथ सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया कि गाँव में फंगिंग कराने के लिए उनके पास निकाय की मदद ले ली चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं डेली का फिगर देख रहा हूँ। हरिद्वार में 213 केसेस रिपोर्ट हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 क्लस्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में निकल कर आए और जहाँ पर भी हम लोगों को इसकी जानकारी मिली वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए, सभी लोगों का सामूहिक ब्लड टेस्ट किया गया। साथ ही साथ हमारे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनको भी बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपको अगर कोई ज़रूरत हो तो नज़दीक के स्थानीय निकाय से भी आप संपर्क करके वहाँ पर कीटनाशकों का छिड़काव, जहाँ पर पानी रुके हैं वहाँ साफ़ सफाई व्यवस्था करें। इन सब का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों का इलाज भी बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूँकि मौसम अब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है तो अगले 3-4 दिनों के बाद शायद अब उत्तराखंड के लालकुआं विधानसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल बीजेपी अध्यक्ष प्रताप बिष्ट का पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी में लंबी
कसरत के बाद जिला अध्यक्ष पद की घोषणा करते हुए नैनीताल जिले में प्रताप बिष्ट को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस जिले में जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं सर्वप्रथम अपने सभी प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और भरोसा जताता हूं कि शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है उसको निश्चित तौर पर मैं कायम रखूंगा और उसका कार्य करूंगा कर्मठता से। और जहां तक कि सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार है, लगातार आपने देखा अभी माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी जिस तरीके से जन जन तक जा करके विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय जन जन तक जा रहे हैं। बीच में यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उसके बाद लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। हम भी इनके सहयोग से आगे काम करेंगे। कल मैंने ग्रहण किया है तो इस सभी संदर्भ में हम लोग बैठेंगे और प्रयास पुनः प्रारंभ करेंगे और हर समस्या को सुलझाने का कार्य संगठन स्तर पर हो, शासन स्तर पर हम प्रयास करेंगे। और दूसरी बार हमारी सरकार है, निश्चित तौर पर हमारा दायित्व बनता है और हम उत्तराखंड के केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल में लालकुएं विधानसभा के केंद्र सरकार की सहायता से बनाए गए 200 बेड और 50 बेड के अस्पतालों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से बनाए जा रहे इन अस्पतालों में क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक सहायता मिलेगी और सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं जनता के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जगह पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। लालकुआं विधानसभा में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल खुला है। 75 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार का हमारा NHM कार्यक्रम होता है उसके अंदर, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम इसको कह सकते हैं, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट से लेकर न्यूरोलॉजिस्ट तक यहाँ पर होंगे। अभी जिस गति से ये बन रहा है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये समय से पहले पूर्ण हो जाएगा। इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बार बार इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते हैं और इंटीरियर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारे और कहीं नहीं है। इसके लिए 50 करोड़ एक्स्ट्रा अलग से भी आ रहा है और जो यहाँ पर स्टाफ आएगा लगभग 70 से 80 डॉक्टर आएंगे, 100 से 120 नर्सेज होंगी, वार्ड बॉयज़ तो काफ़ी होंगे और साथ में हमारी जो एम्बुलेंस हैं और जो हमारी जीप हैं उनके ड्राइवर होंगे, तो बहुत सारा स्टाफ होगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार ने 90 और 10 राज्य सरकार मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के सारे मंत्री और आज हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं। इनके संज्ञान में सारी बातें पहले से भी थी, पिछली बार भी वार्ता हुई थी और पूरे इस पर चर्चा हो चुकी है और आज ही ये सारा फाइनल होना है। इसमें 250 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू बाकी है, राजस्व बाकी है जो काम होना है। ये मुझे लगता है कि 31 मार्च से पहले ये सारा कंप्लीट हो जाएगा और 100% होना है। सारे डायरेक्शन हैं। हाईवे के सुधारीकरण को लेकर के, नेशनल हाईवे सुधारीकरण को लेकर के उसमें क्या निर्देश दिए हैं? वो सारा अभी इसी हफ्ते 10 दिन में शुरू होने वाला है। बीच में कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं हो पाया था और आगे नई व्यवस्था बन रही है और ये बहुत जल्दी 4-5 महीनों के 31 मार्च से पहले ही होना चाहिए और ये 100% होगा। देखिए, हमारे लोकप्रिय सांसद जी हमारे बीच यहाँ पहुँचे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री हैं और आज सबसे पहले उन्होंने 200 बेड का जो हमारा हॉस्पिटल है गोरा पड़ाव हाथीकाल में उसका निरीक्षण किया। उसका कार्य प्रगति पर है, जो 2023 तक जहाँ कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उसके उपरांत उनको जो है नेशनल हाईवे का जो काम रुका हुआ है उसके लिए अवगत कराया गया है। उसके लिए उन्होंने अधिकारियों से बात करी है और बहुत जल्द उसमें जो है कार्य दोबारा से प्रारंभ होना है, जिससे लोगों को जो ये धूल वगैरह की जो परेशानी हो रही है इसका बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। और जो उसमें पैच वर्क था उसके लिए हमने मंत्री से कहा और वो कार्य पूरा भी हो गया है। पैच वर्क का लगभग जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी वो कार्य चल भी रहा है और जल्दी ही नेशनल हाईवे भी कार्य पूरा होगा। इसके उपरांत हम लोग अभी हल्दूचौड़ स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे हैं, उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या जो भी क्षेत्र में समस्याएं हैं लगातार मंत्री जी अपने द्वारा जो है उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हल्द्वानी पूर्वी मंडल में मंत्री जी ने दौरा किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिससे कि और कार्यों में, विकास कार्यों में और गति मिलेगी। आज हमारे आवास पे केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय आदरणीय अजय भट्ट जी का आना हुआ।
सूक्ष्म जलपाल की व्यवस्था की थी और माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा सभी जो हमारे क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, बेड अस्पतालों का बनाए जा रहे हैं, उनका निरीक्षण के लिए आए हुए थे। और जो हमारे क्षेत्र में हाईवे बन रहा है, इसका भी उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी इसको बना के क्षेत्र की सितारगंज में क्षेत्रीय पटवारी द्वारा खेत में लगाई गई गन्ने की फसल को खसरा खतौनी में धान की फसल दर्शाने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद सितारगंज उप जिलाधिकारी सुतार सैनी के द्वारा मामले की जांच की गई। उप जिलाधिकारी ने किसान के खेत का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान खेत में धान के स्थान पर गन्ने की फसल पाई गई, जिसके बाद मामले का खुलासा करते हुए उप जिलाधिकारी ने बताया कि किसान के द्वारा 11 एकड़ की खसरा खतौनी में SMI क्रय केंद्र की पंजीकरण कराया गया, जिसके बाद जांच की गई तो मौके पर सिर्फ 4 एकड़ खेत में धान की फसल लगाई गई थी, बाकी 7 एकड़ में गन्ने की खेती पाई गई, जिसके संबंध में तहसीलदार को जांच के लिए आदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेन आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा बाहर का जो धान खरीद के उसको बेचा जा रहा है, खसरे खतौनियों में कुछ जो है वो गड़बड़ करी जा रही है। तो इसी के संबंध में ये जांच की गई थी और एक हमने मौके पर जाके खसरे से मिलान किया गया। तो एक किसान के द्वारा जो लगभग 11 एकड़ की खतौनी धान की यहाँ पे प्रस्तुत की गई है SMI कांटे पे, मौके पर जाके देखा गया कि लगभग 4 एकड़ ही धान लगाया गया था और बाकी में गन्ना लगा हुआ है अभी भी। तो इस संबंध में अभी जो है तहसीलदार से हमने रिपोर्ट मांगी है। इसमें जो भी दोषी होंगे, जो भी गलत तरीके से धान को चढ़ा रहे होंगे या उसको जो है वेरीफाई कर रहे होंगे, उनके संबंधित के खिलाफ जो है। उत्तराखंड के चंपावत में कई थाना क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक आदेशानुसार वही अराजक तत्वों, शराब पीने या पिलाने वाले और फिर नशे में बढ़ावा दे रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद अवैध शराब कारोबार से जुड़े अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जनपद के सीमांत थाना क्षेत्र के बनबसा में औचक छापेमारी करते हुए अराजक तत्वों और रेस्टोरेंट ढाबे की आड़ में शराब पिलाने वाले कुल 34 लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 13,500 रुपए नगद चालान किए गए। साथ ही ढाबा और होटल मालिकों को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी थी। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। क्षेत्र में इसमें एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी, थाना टंगरपुर, थाना बनबसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और इसमें सभी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले हैं, शराब पीने वाले, पिलाने वाले या लोक शांति भंग करने वाले, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और 34 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसमें NB एक्ट, 81 पुलिस एक्ट, 83 पुलिस एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई और आगे भी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील के ग्राम धर्मपुर के दाड़ीपुरा में शमशान की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था, जिसे प्रशासन द्वारा भूमि खाली कराने में कई बार आदेश दिए गए, लेकिन अतिक्रमणकारियों के कान तक जू नहीं रेंगी। जसपुर SDM के निर्देश में तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणकारी व्यक्ति के द्वारा सरकारी भूमि में बोई धान की फसल को कटवाकर सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई। प्राय देखने को मिलता है, जब हम फील्ड विजिट में भी जाते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के द्वारा सरकारी भूमि में अभी भी अतिक्रमण करके धान या मतलब फसल उगाई जा रही है। तो मैंने कॉमन सा ऑर्डर किया हुआ है कि सारे के सारे जितने भी लेखपाल हैं वो ऐसे क्षेत्रों से फसल को कटवाते हुए रात को उसमें जमा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 जगह से पहले कुछ समय पहले हम लोगों ने गेहूं कटवाए थे, जो पतरामपुर में था, और अभी वर्तमान में ढाडीपुरा में इसकी धान की फसल काटी जा रही है। निसंदेह, क्योंकि लगातार इसमें कार्रवाई जारी रह रही है और इससे एक लोगों को सबक भी मिलेगा कि सरकारी भूमि पे कब्जा ना किया जाए तो उनके लिए। उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र के पूर्वी झंडीचौड़ इलाके में राजकीय विद्यालय में सफाई कर्मियों के होने के बावजूद
छात्रों से टॉयलेट साफ कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय के छात्रों का कहना है कि टॉयलेट साफ कराने के अलावा प्रिंसिपल के कहने पर झाड़ू भी लगाई जाती है। जब इस बारे में स्कूल के प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साफ सफाई कर्मचारियों का स्टाफ कम होने की वजह से आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय के छात्र छात्राओं से झाड़ू और टॉयलेट साफ करवाई जाती है। मैम एक स्वीपर यहाँ कर रहे थे और वो अपना कार्य करता है। उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार कभी जरूरत पड़ती है, हम सब अध्यापक लोग भी सहयोग करते हैं। हमारी जो टीचर्स साथी हैं, मैडमें हैं, वो सब सहयोग करते हैं और बच्चों का भी उसमें सहयोग हम लेते हैं। ये के बात करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत भी हम ये काम करते हैं। जितनी झाड़ियाँ जहाँ पर होती है, कहीं पर गंदगी होती है, वो सब जो है जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, अध्यापक साथी हैं और बच्चे जो है वो सब मिल करके इन कार्यों को संपादित करते हैं। हम बात राष्ट्रीय सेवा की उसके नहीं कर रहे हैं, हम बात इसकी कर रहे हैं जो रूटीन में है। रूटीन में बच्चों नहीं, रूटीन में ऐसा नहीं है। हम साफ करते हैं, रूटीन में ऐसा नहीं है मैडम। सहयोग अध्यापक जरूर रहता है। अध्यापक अपने जो है पहले तो सफाई नायक कार्य करता है, उसके बावजूद अगर थोड़ा बहुत कभी रह गया तो अध्यापक स्वयं वहाँ पर रह करके हाथ बटाता है और बच्चे भी जो है खुशी खुशी अध्यापक आते हैं। बच्चे अपना भी करते लेटरिन बाथरूम साफ, मैम उनके लिए कोई वो नहीं है साफ सफाई करने वाला, तो सर लोग की मदद करते हैं उनके साथ। नो मैम, इस तरह के कभी घर पे जिक्र नहीं किया क्योंकि सर लोग सब साफ कराते तो तब हम वॉशरूम मैम हम साफ करते हैं हमेशा की, माने हर लड़कियों की ड्यूटी लगी रहती है वॉशरूम साफ करने की। और कभी लड़के भी झाड़ू मारते हैं, हम ये नहीं मारते, लड़के भी मारते हैं झाड़ू, लेकिन वॉशरूम हम ही करते हैं साफ। माने 6 से लेकर 8 तक हम 4 या 5 लड़की वॉशरूम साफ। हमारे संज्ञान में अभी कहीं ऐसा कोई केस नहीं आया है जहां बच्चों से इंटर कॉलेज में ये की जाती है। आप कौन से इंटर कॉलेज में? यदि ऐसा है तो मैं वहाँ उसमें संपर्क करूँगा। मेरे संज्ञान में भी ये नहीं है, आपके द्वारा पहली बार लाया जा रहा है। तो इस चीज़ में जो है बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी और मैं सख्त निर्देश इशू करूँगा कि बच्चों को जो है उनको पढ़ाई में ही उनको लगाया जाना चाहिए। दूसरे अतिरिक्त कार्यों के लिए जो अतिरिक्त लोग हैं जिनका ये कार्य है उनको करना चाहिए। जो भी वहाँ पर अगर जो है ये पद रिक्त है तो मैं उच्च अधिकारियों से जो है रिक्वेस्ट करूंगा और लेटर लिखूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसी जगह पर। तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।